हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटिश काल में भारत में अकाल नीति के संदर्भ में चर्चा करूंगी। भारत पर जब ब्रिटिश शासन का अध्ययन हम करते हैं तब हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का सबसे दुखद पहलू भारत के लिए अकाल रहा है। यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के पूर्व अकाल की इतनी विभीषिका का उल्लेख इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता है। वास्तव में ब्रिटिश शासन के समय भारत में अकाल की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है वह भारत या विश्व के इतिहास में नहीं मिलता है। वास्तव में ब्रिटिश शासन ने भारत को अकालों का देश बना दिया था। जैसा कि आर.सी. दत्त ने कहा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को बार बार पड़ने वाले अकालों का देश बना दिया था। आज के अपने इस चर्चा में मैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में अकाल की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगी और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल नीति का भी उल्लेख करूंगी। ब्रिटिश शासन काल में अकाल संबंधी नीति के संदर्भ में हम निम्नवत इसकी चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार के दौरान अकाल की स्थिति और अकाल संबंधी नीति का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब उस समय खाद्यान्नों के तत्काल आयात के लिए सरकार ने सूखा पीड़ितों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कंपनी के अधिकारियों को इस बात में विश्वास नहीं था कि एक अच्छी सरकार की मुख्य भूमिका लोगों को सूखे के संकट से बचाना है। सच तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कभी भी अकाल की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया था। भारतवर्ष में जब कंपनी सरकार का शासन समाप्त हो गया और इंग्लैंड की रानी की सत्ता कायम हुई थी, तब वास्तव में ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत की अकाल समस्या पर ध्यान देना प्रारंभ किया गया था और इसके लिए कई आयोगों का गठन किया गया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष स्थापना हुई थी तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अकाल को लेकर नीति निर्माण करते समय दूरदर्शी नीति बनाने का प्रयास किया गया। सरकार के द्वारा संभावित अकाल और सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए उस स्थिति में कैसे तत्काल खाद्यान्न लोगों को प्राप्त हो सके, इस पर विचार किया गया था। साथ ही साथ रेलवे का विस्तार किया गया जिससे कि लोगों तक शीघ्रता से खाद्यान्न पहुंचाया जा सके और इसके साथ ही सिंचाई साधनों की उपलब्धता के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण किया गया। यह सच है कि ब्रिटिश शासन में कुछ जलापूर्ति योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए वह पूरी तरह से अपर्याप्त थी। वास्तविकता यह थी कि यह दूरदर्शी नीति सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सीमित होकर रह गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके संबंध में यदि और अधिक हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है तथा भारतीय उद्योग और कुटीर एवं लघु उद्योग इन सभी में कृषि की मुख्य भूमिका रही है। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे भारतीय ग्रामीण समुदाय की आय में महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित हुई थी, जिससे अकाल की स्थिति में वो भूखमरी के शिकार हो गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी अकाल नीति का निर्माण किया गया उन सभी में इस सिद्धांत को ध्यान में रखा गया कि अकाल की स्थिति में लोगों की जान बचाने में राजकीय कोष से कम खर्च हो, जबकि प्राचीन समय में अकाल की स्थिति में किसान और जनता के लिए शासन के द्वारा धन और अनाज का पर्याप्त वितरण किया जाता था। लगान को माफ कर दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा इस प्रकार की कोई उचित कार्यवाही को प्रारंभ नहीं किया गया था। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत जब पहली बार 1769 से 1970 में अकाल की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, बल्कि कंपनी के द्वारा चावल को खरीद कर उसे अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाने पर अधिक ध्यान दिया गया। भारत में कंपनी शासन की स्थिति में जब 1792 में मद्रास में अकाल हुआ था, तब कंपनी के द्वारा पहली बार इस बात की नैतिक जिम्मेदारी ली गई कि कंपनी शासन के द्वारा अकाल की स्थिति में लोगों के मध्य राहत कार्य चलाना आवश्यक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1803 में जब उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में अकाल पड़ा था, तब राहत कार्य के नाम पर कंपनी के द्वारा लोगों को कर में छूट दी गई थी तथा उन्हें अकाल की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में उनके बीच ऋण वितरित किया गया था। अंग्रेजों की अकाल नीति के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि गंगा यमुना क्षेत्र में
1837 में भीषण अकाल हुआ था। उस समय अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इस परिस्थिति से निपटने के लिए विभिन्न राहत कार्य किए गए थे तथा लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए स्वस्थ लोगों को काम देने की योजना बनाई गई थी। साथ ही साथ विकलांगों और असहाय लोगों के देखभाल के लिए नीति बनाई गई थी, किंतु कंपनी के अधिकारियों के द्वारा उठाए गए ये कदम इस भीषण अकाल का विभीषिका को कम करने में असफल रहे थे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अकाल नीति के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि इस क्रांति के बाद भारत में कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी का शासन स्थापित हो गया और अकाल के विरुद्ध एक सुनियोजित नीति विकसित करने के क्षेत्र में प्रयास किए गए और इन प्रयासों के लिए कई आयोगों का गठन किया गया तथा अकाल संहिता का निर्माण भी किया गया, जिसके अंतर्गत यातायात की सुविधा का विस्तार, कृषि कानून तथा सामुद्रिक व्यापार के संदर्भ में अकाल की दृष्टि से विचार किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल नीति को लेकर जो सबसे बड़ी कमी परिलक्षित होती है वह यह है कि भारत से अनाजों का जो अत्यधिक निर्यात हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। यही कारण है कि 2011 में मधुश्री मुखर्जी ने अपनी पुस्तक चर्चिल सीक्रेट वॉर में इस बात का उल्लेख किया है कि अनाज का अत्यधिक निर्यात अकाल का कारण बना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 1943 में जनवरी से जुलाई के मध्य 70,000 टन से अधिक चावल का निर्यात किया। अगर इतने अधिक चावल का निर्यात नहीं होता तो अकाल की विभीषिका निश्चित रूप से कम होती। यही नहीं, चर्चिल के द्वारा जहाजों की कमी को मुद्दा बनाते हुए अकाल से निपटने की अपनी असफलता को छिपाने का कार्य किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल भारतीय अकाल की समस्या के स्थान पर अपने सैन्य अभियानों पर विशेष ध्यान दे रहे थे। अब फिर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में आती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एग्जाम्स के प्रीटेक्स्ट में याद रखने हैं उसके विषय में एक एक करके यहाँ पे चर्चा करूंगी। बंगाल के अकाल के लिए किसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये विंस्टन चर्चिल को माना जाता है। भारत में प्राचीन समय में मगध अकाल के समय सम्राट कौन थे, तो आपको याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पहला मेजर फैमिन कब आया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये बंगाल फैमिन ऑफ 1770 था। किस देश को कंट्री ऑफ फैमिन कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसे सोमालिया को कहा जाता है। विश्व में सबसे पुराना अकाल कौन सा है, तो ये इजिप्ट में हुआ था और ये 3500 BC में इसका उल्लेख जो है वो मिलता है। प्राचीन भारत में मगध में कितनों वर्षों तक अकाल पड़ा था, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये 12 ईयर्स के लिए मगध का जो है उसमें वर्षों तक 12 वर्षों तक अकाल हुआ था। लास्ट ग्रेट फैमिन किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेट इरिश फैमिन को कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में अंतिम ग्रेट फैमिन कहाँ आया था, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये आयरलैंड में आया था और कब आया था, 1845 से 49 के मध्य आया था। ब्रिटिश शासनकाल में अकाल संबंधी नीति के विषय में यदि हम बात करें और इससे रिलेटेड जितने भी कमिटीज फॉर्म किए गए थे तो उसमें सबसे पहले हमें कर्नल बेड कमेटी के विषय में बात करनी होगी और इसके विषय में हम निम्नवत इसकी चर्चा कर सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में जब हम अंग्रेजों के अकाल संबंधी नीति में गंभीर प्रयास की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि 1860-61 में जब दिल्ली आगरा क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा था तब उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर्नल बेड कमेटी का गठन किया गया था। इस समय अकाल के कारण लगभग 5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर पानी और भोजन की तलाश में पलायन कर गए थे। इस कमेटी के समय ही पहली बार अकाल पीड़ितों के लिए दरिद्रशालाओं का निर्माण किया गया था। इस समिति के गठन की पृष्ठभूमि में सरकार की यह सोच थी कि अकाल की स्थिति से संबंधित कौन से कारण रहे हैं इसका पता लगाया जाए। अकाल के कारणों को जानकर अकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक अकाल नीति का निर्माण किया जा सके जिससे भविष्य में अकाल के समस्या से सही प्रकार से निपटा जा सके। इस समिति के द्वारा अपने कार्यों को सही प्रकार से अंजाम नहीं दिया गया जिसके कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के कारणों के समाधान
के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा सका। वास्तव में कर्नल बेड कमेटी के द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, उस पर सरकार ने नीतिगत निर्णय नहीं लिया। नेक्स्ट यहाँ पे यदि जो अन्य जो कमीशन बने थे, यदि उसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पे हमें कैम्पबेल कमीशन के विषय में भी बात करनी होगी और इसकी चर्चा जो है वो हम निम्नवत कर सकते हैं। 1866-67 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल तथा बिहार में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए 1866 में जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी जांच में यह पाया कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा अकाल के समय अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही बरती गई और समय पर सरकार को सजग नहीं किया गया। समिति के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अकाल की स्थिति को लेकर जो पूर्व धारणा है कि ऐसी स्थिति में असहाय लोगों की मदद समाज के लोगों के द्वारा ही की जानी चाहिए, यह गलत है। इस समिति ने स्पष्ट किया कि सरकारी अफसरों का यह दायित्व है कि वे अकाल की स्थिति का सही आकलन करें और अकाल से मौतों को रोकें। इस समिति के द्वारा अकाल की स्थिति के संदर्भ में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि वर्षा की अनिश्चितता के कारण जो अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार से नहरों का निर्माण किया जाए और इसके लिए सिंचाई साधनों का प्रबंध किया जाए। इस समिति के द्वारा इस बात पर विचार किया गया कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर उन क्षेत्रों में जहां अनाज की उपलब्धता है, वहां से अकाल वाले क्षेत्रों में अनाज को शीघ्रता से पहुंचाया जा सके, इसके लिए रेलवे का विकास किया जाए और रेलवे के विकास के लिए वित्त का प्रबंधन किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कैम्पबेल कमीशन के विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया कि अकाल की स्थिति के लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। यदि सरकारी अधिकारियों द्वारा दूरदर्शिता का परिचय दिया जाता है तो अकाल की विभीषिका इतनी भयानक नहीं होती। इस समिति में यह स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों को संभावित सूखे के बारे में जानकारी होना चाहिए। उनके पास कृषि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए जिससे वे अकाल से निपटने के लिए सही निर्णय ले सकें। इस समिति के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया कि जिस प्रकार बजट में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सरकार प्रावधान करती है, उसी प्रकार अकाल और उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति की स्थिति में किस प्रकार साधन उपलब्ध कराया जाए और भविष्य में अकाल की स्थिति की विभीषिका को कम किया जाए, इसके लिए बजट में एक निश्चित धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस समिति के द्वारा पहली बार अकाल से संबंधित जो सिफारिशें दी गईं, इन सिफारिशों का 1868 में जब पंजाब, राजपुताना और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अकाल हुआ तब इन सिफारिशों का फायदा लोगों को मिला था। इस समिति के सुझाव के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बर्मा से लाखों टन चावल का आयात किया गया और अकाल पीड़ितों के मध्य इसे उपलब्ध कराया गया। इस समिति के रिपोर्ट में 1880 के रॉयल कमीशन के द्वारा दी गई कुछ सुझाव को एंटीसिपेट किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ और इंग्लैंड की रानी का शासन प्रारंभ हुआ तो सरकार का ध्यान अकाल की समस्या की ओर आकर्षित हुआ था और अकाल की स्थिति में राहत किस प्रकार से पहुंचाई जाए, इस पर गंभीरता से विचार किया गया। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों की अकाल नीति के संदर्भ में किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों पर चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।